भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 3 सामान्य स्पष्टीकरण जनरल एक्सप्लेनेशंस, सरल हिंदी में विस्तृत व्याख्या उदाहरण सहित प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आम नागरिकों के लिए। परिचय। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 भारत का नया आपराधिक कानून है जिसने भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान लिया है। BNS की प्रत्येक धारा को सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले धारा 3 को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह पूरी संहिता की आधारशिला फाउंडेशन मानी जाती है। धारा 3 में ऐसे सामान्य नियम जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं जिनका पालन पूरी भारतीय न्याय संहिता में किया जाता है। ये धारा बताती है कि कानून में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ कैसे समझा जाएगा, किसी कार्य एक्ट और अवैध चूक इलीगल ओमिशन का क्या महत्व है, कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध में उत्तरदायित्व कैसे तय होगा, अपराध करते समय प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। इसी कारण विधि के विद्यार्थी, अधिवक्ता, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए धारा 3 का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। धारा 3 का उद्देश्य। धारा 3 का मुख्य उद्देश्य पूरे BNS में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी, स्पष्टता, क्लैरिटी और सही व्याख्या करेक्ट इंटरप्रिटेशन सुनिश्चित करना है। यदि यह धारा न होती तो अलग अलग न्यायालय एक ही शब्द का अलग अर्थ निकाल सकते थे। पुलिस और न्यायालय के निर्णयों में अंतर आ सकता था। आम नागरिक कानून को सही प्रकार से नहीं समझ पाते। न्यायिक प्रक्रिया में भ्रम उत्पन्न होता। इसीलिए धारा 3 पूरे BNS की व्याख्या का मूल आधार है। धारा 3 को सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आयोजक सभी प्रतिभागियों को नियम बताते हैं। कौन भाग ले सकता है, कौन सा कार्य गलत माना जाएगा, नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगा। यदि नियम पहले से स्पष्ट न हो तो प्रतियोगिता निष्पक्ष नहीं रह सकती। ठीक इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 पूरे कानून के लिए सामान्य नियम निर्धारित करती है। धारा 3 क्यों महत्वपूर्ण है? धारा 3 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे BNS को समझने का आधार है। बाद की धाराओं की सही व्याख्या में सहायता करती है, कानूनी शब्दों के अर्थ स्पष्ट करती है, अपराध में शामिल व्यक्तियों की जिम्मेदारी समझाती है, कार्य एक्ट और अवैध चूक इलीगल ओमिशन दोनों को स्पष्ट करती है। धारा 3 के अंतर्गत क्या क्या आता है? धारा 3 के अंतर्गत निम्न उपधाराएं आती हैं। धारा 3(1) कानूनी शब्दों और अभिव्यक्तियों का सामान्य अर्थ। धारा 3(2) एक बार निर्धारित किए गए शब्द का अर्थ पूरे कानून में समान रहेगा। धारा 3(3) कब्जा पोजेशन का कानूनी अर्थ। धारा 3(4) कार्य एक्ट तथा अवैध चूक इलीगल ओमिशन का महत्व। धारा 3(5) एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की कानूनी जिम्मेदारी। धारा 3(6) समान आशय कॉमन इंटेंशन से किए गए कार्यों की संयुक्त जिम्मेदारी। धारा 3(7) कार्य या अवैध चूक से उत्पन्न परिणाम का कानूनी महत्व। धारा 3(8) अनेक कार्यों से मिलकर अपराध का पूरा होना। धारा 3(9) एक ही घटना में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आपराधिक जिम्मेदारी। दैनिक जीवन का उदाहरण। मान लीजिए 5 लोग मिलकर एक साइबर धोखाधड़ी करते हैं। एक वेबसाइट बनाता है, दूसरा लोगों को फोन करता है, तीसरा बैंक खाता उपलब्ध कराता है, चौथा पैसे निकालता है, पांचवां पूरी योजना बनाता है। अब न्यायालय केवल यह नहीं देखेगा कि पैसा किसने निकाला, बल्कि धारा 3 के सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, आशय और जिम्मेदारी का मूल्यांकन करेगा। धारा 3 का व्यावहारिक महत्व। ये धारा निम्न मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है: हत्या, चोरी, डकैती, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, संगठित अपराध, सरकारी कर्मचारियों के अपराध, संपत्ति संबंधी अपराध। न्यायालय की दृष्टि। जब किसी आपराधिक मामले की सुनवाई होती है तो न्यायालय केवल घटना को नहीं देखता, वह ये भी देखता है अपराध कैसे हुआ, किसने क्या किया, किसका क्या उद्देश्य था, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या किसी ने कानूनी दायित्व का पालन नहीं किया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर धारा 3 के सिद्धांतों से प्राप्त होते हैं। धारा 3 का महत्व प्रतियोगी परीक्षाओं में। धारा 3 से संबंधित प्रश्न: जुडिशरी, एपो, PCSJ, क्लार्क, CUET, लॉ, LLB सेमेस्टर एग्जाम्स, पुलिस SI, सिविल जज, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। धारा 3 पूरे BNS की व्याख्या का आधार है। इसमें सामान्य स्पष्टीकरण जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। पूरे BNS में शब्दों का अर्थ इसी धारा के अनुसार समझा जाता है। सामूहिक अपराध, समान आशय, कार्य और अवैध चूक जैसे सिद्धांतों को समझने के लिए ये धारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। MCQS। प्रश्न 1। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 किस विषय से संबंधित है? 1. जमानत, B. सामान्य स्पष्टीकरण जनरल एक्सप्लेनेशंस, C. गिरफ्तारी, D. अपील। उत्तर B। प्रश्न 2। धारा 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. केवल अपराध की सजा बताना, B. पूरे कानून की सही व्याख्या और एकरूपता सुनिश्चित करना,
सी पुलिस को अधिकार देना, डी न्यायालय की स्थापना करना। उत्तर बी। प्रश्न 3, धारा 3 के अंतर्गत कितनी उपधाराएं हैं? ए 5, बी 7, सी 9, डी 12। उत्तर सी। याद रखने की ट्रिक, धारा 3 इक्वल्स BNS की चाबी की टू BNS। या पहले धारा 3 समझो फिर पूरी BNS समझो। निष्कर्ष, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 केवल एक साधारण प्रारंभिक धारा नहीं है, बल्कि यह पूरी संहिता की व्याख्यात्मक नींव इंटरप्रेटेटिव फाउंडेशन है। ये कानून में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ स्पष्ट करती है, कार्य और अवैध चूक के महत्व को बताती है, सामूहिक अपराधों में उत्तरदायित्व तय करने के सिद्धांत समझाती है तथा न्यायालय को प्रत्येक मामले में सही और निष्पक्ष निर्णय देने का आधार प्रदान करती है। इसलिए यदि कोई विद्यार्थी, अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी या आम नागरिक भारतीय न्याय संहिता को सही ढंग से समझना चाहता है तो उसे सबसे पहले धारा 3 का गहन अध्ययन करना चाहिए। यही धारा आगे आने वाली सभी धाराओं को समझने की कुंजी है। स्पष्टीकरण एवं परिभाषाएं। परिचय। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 3 एक पूरे कानून की सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक धाराओं में से एक है। किसी भी कानून को समझने से पहले उसमें प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ जानना आवश्यक होता है। यदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट न हो तो एक ही कानून को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। इससे भ्रम पैदा होगा और न्याय देने में कठिनाई होगी। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए धारा 3(1) बनाई गई है। ये धारा बताती है कि BNS में जिन कानूनी शब्दों का उपयोग किया गया है उनका निश्चित अर्थ क्या होगा। सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए सरकार ने एक कानून बनाया और उसमें लिखा, यदि कोई लोक सेवक अपराध करता है। अब प्रश्न उठता है, लोक सेवक कौन है? क्या केवल पुलिस वाला? क्या शिक्षक? क्या ग्राम प्रधान? क्या सरकारी डॉक्टर? यदि इसकी परिभाषा न हो तो हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ से उत्तर देगा। इसीलिए धारा 3(1) इन शब्दों का निश्चित अर्थ बताती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है। मैच शुरू होने से पहले अंपायर सभी खिलाड़ियों को नियम बताते हैं। आउट किसे माना जाएगा? नो बॉल क्या होगी? फ्री हिट कब मिलेगी? यदि नियम पहले से तय नहीं होंगे तो पूरा मैच विवाद में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार BNS की धारा 3(1) पूरे कानून के नियमों की डिक्शनरी, शब्दकोश है। धारा 3(1) का मुख्य उद्देश्य। इस धारा के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। 1. कानून को स्पष्ट बनाना, हर शब्द का निश्चित अर्थ तय करना। 2. पूरे देश में एक समान अर्थ लागू करना। दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल या जयपुर सभी जगह कानून का अर्थ एक जैसा रहेगा। 3. न्यायालय की सहायता करना, न्यायाधीश को ये सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि किसी शब्द का अर्थ क्या है। 4. पुलिस की सहायता करना, FIR लिखते समय या जांच करते समय सही अर्थ का प्रयोग होगा। 5. आम नागरिक को भ्रम से बचाना, कोई भी व्यक्ति कानून पढ़ेगा तो उसे स्पष्ट जानकारी मिलेगी। ये धारा किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? आम नागरिक, पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायाधीश, LLB के विद्यार्थी, जुडिशरी के अभ्यर्थी, क्लार्क एवं ऐपो के विद्यार्थी। वास्तविक जीवन का उदाहरण, रमेश सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। यदि किसी कानून में लिखा है लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध, तो पहले ये देखा जाएगा कि क्या सरकारी डॉक्टर लोक सेवक की श्रेणी में आता है। यदि आता है तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। दूसरा उदाहरण, मोहन सरकारी विद्यालय में शिक्षक है। उसके संबंध में कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है। अब ये जानना होगा कि शिक्षक लोक सेवक है या नहीं। उत्तर धारा 3 में दी गई परिभाषाओं से मिलेगा। यदि यह धारा न होती तो क्या होता? प्रत्येक न्यायालय अलग अर्थ निकालता, अलग अलग राज्यों में अलग निर्णय आते, पुलिस और न्यायालय में विवाद बढ़ जाते, आम जनता कानून नहीं समझ पाती। इसीलिए धारा 3(1) पूरे BNS की आधारशिला मानी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य, ये BNS की प्रारंभिक व्याख्यात्मक धारा है। इसमें प्रयुक्त परिभाषाएं पूरे कानून में लागू होती हैं। जब तक किसी धारा में अलग से अर्थ न दिया जाए, धारा 3 की परिभाषा लागू होगी। ये कानून की एकरूपता बनाए रखती है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, धारा 3(1) का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, BNS में प्रयुक्त कानूनी शब्दों का निश्चित अर्थ बताना। प्रश्न 2, धारा 3(1) क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, क्योंकि पूरे कानून की व्याख्या इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर की जाती है। याद रखने की ट्रिक, धारा 3 इक्वल्स कानून का शब्दकोश। जिस प्रकार शब्दकोश हमें शब्दों का अर्थ बताता है, उसी प्रकार धारा 3 पूरे BNS में प्रयुक्त कानूनी शब्दों का अर्थ बताती है। निष्कर्ष, धारा 3(1) केवल एक तकनीकी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतीय न्याय संहिता की नींव है। ये सुनिश्चित करती है कि कानून की भाषा सभी के लिए एक समान, स्पष्ट और समझने योग्य रहे। चाहे न्यायालय हो, पुलिस हो, अधिवक्ता हो या आम नागरिक, सभी इसी धारा के आधार पर कानून के शब्दों का अर्थ समझते हैं। इसलिए धारा 3(1) का सही ज्ञान आगे की सभी धाराओं को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 3(2) शब्दों और अभिव्यक्तियों का एक समान अर्थ, सरल एवं विस्तृत व्याख्या। परिचय। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 3(2) का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कानून में प्रयुक्त किसी शब्द या अभिव्यक्ति, वर्ड या एक्सप्रेशन का अर्थ पूरे कानून में एक ही रहे। कानून में कई ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार अलग अलग धाराओं में आते हैं, जैसे अपराध, ऑफेंस, संपत्ति, प्रॉपर्टी, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, न्यायालय, कोर्ट, व्यक्ति, पर्सन आदि। यदि हर धारा में इन शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए तो न्याय देने में कठिनाई होगी और कानून का सही पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए धारा 3(2) ये सिद्धांत स्थापित करती है कि एक बार जिस शब्द का अर्थ निर्धारित हो गया वही अर्थ पूरे BNS में लागू होगा, जब तक किसी विशेष धारा में अलग अर्थ न दिया गया हो। सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने किसी किताब की शुरुआत में शब्दार्थ पढ़ लिया। अब वही शब्द जब पूरी किताब में आएंगे तो उनका अर्थ वही रहेगा, हर पन्ने पर उनका नया अर्थ नहीं निकलेगा। BNS में भी यही नियम लागू होता है। दैनिक जीवन का उदाहरण। मान लीजिए स्कूल में नियम बनाया गया कि विद्यार्थी का अर्थ कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाला छात्र है। अब स्कूल के किसी भी नियम में विद्यार्थी शब्द आएगा तो उसका अर्थ यही रहेगा, हर नियम में अलग अलग अर्थ नहीं निकाला जाएगा। ठीक इसी प्रकार BNS में भी एक शब्द का अर्थ पूरे कानून में समान रहता है। ये धारा क्यों आवश्यक है? यदि यह प्रावधान न होता तो अलग अलग न्यायालय एक ही शब्द का अलग अर्थ निकाल सकते थे, पुलिस और अदालत के बीच मतभेद हो सकते थे, नागरिकों में भ्रम उत्पन्न हो सकता था, एक ही अपराध के अलग अलग निर्णय आने लगते। इसलिए धारा 3(2) कानून में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी और स्पष्टता, क्लैरिटी बनाए रखती है। वास्तविक उदाहरण। मान लीजिए BNS में संपत्ति शब्द की परिभाषा पहले से दी गई है। अब यदि धारा 150, धारा 220 या किसी अन्य धारा में संपत्ति शब्द आता है तो उसका वही अर्थ होगा जो पहले निर्धारित किया गया है। न्यायालय नया अर्थ नहीं बना सकता। न्यायालय की दृष्टि। जब किसी मामले की सुनवाई होती है तो न्यायालय सबसे पहले ये देखता है कि संबंधित शब्द की परिभाषा कानून में पहले से दी गई है या नहीं। यदि परिभाषा उपलब्ध है तो उसी के अनुसार निर्णय किया जाता है। इससे न्यायिक प्रक्रिया सरल और निष्पक्ष बनती है। इस धारा का महत्व। धारा 3(2) के कारण पूरे देश में कानून का अर्थ एक समान रहता है, न्यायालयों के निर्णयों में समानता बनी रहती है, पुलिस की जांच सही दिशा में होती है, नागरिक कानून को आसानी से समझ पाते हैं, कानून की भाषा में भ्रम नहीं रहता। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु। धारा 3(2) शब्दों और अभिव्यक्तियों के एक समान अर्थ का सिद्धांत स्थापित करती है। ये BNS में यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन सुनिश्चित करती है। जब तक किसी धारा में अलग प्रावधान न हो, पहले से निर्धारित अर्थ ही लागू होगा। ये धारा कानून की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का महत्वपूर्ण आधार है। MCQS। प्रश्न 1। BNS की धारा 3(2) का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. अपराध की सजा तय करना। B. शब्दों का एक समान अर्थ बनाए रखना। C. पुलिस की शक्तियां बताना। D. न्यायालय की स्थापना करना। सही उत्तर B। प्रश्न 2। यदि किसी शब्द की परिभाषा BNS में पहले से दी गई है तो बाद की धाराओं में उसका अर्थ क्या होगा? A. न्यायाधीश अपनी इच्छा से तय करेंगे। B. पुलिस अधिकारी तय करेगा। C. वही अर्थ लागू होगा जो पहले निर्धारित किया गया है। D. प्रत्येक धारा में अलग अर्थ होगा। सही उत्तर C। याद रखने की ट्रिक। एक शब्द एक अर्थ, पूरा कानून। निष्कर्ष। धारा 3(2) भारतीय न्याय संहिता की व्याख्या का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का अर्थ पूरे कानून में समान रहे। इससे न्यायिक व्यवस्था में स्पष्टता, एकरूपता और निष्पक्षता बनी रहती है। आम नागरिक, पुलिस, अधिवक्ता और न्यायालय सभी इसी सिद्धांत के आधार पर कानून को समझते और लागू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 3(3) कब्जा, पोजेशन का कानूनी अर्थ। सरल हिंदी में विस्तृत व्याख्या, उदाहरण सहित परीक्षा उपयोगी। परिचय। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 3(3) ये बताती है कि कानून की दृष्टि में किसी संपत्ति, प्रॉपर्टी का कब्जा, पोजेशन किसका माना जाएगा। कई बार किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके पास ना होकर उसके पति, पत्नी, क्लर्क, कर्मचारी, नौकर या एजेंट के पास होती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कानून उस संपत्ति का कब्जा किसका मानेगा। इसी प्रश्न का उत्तर धारा 3(3) देती है। धारा 3(3) का मुख्य उद्देश्य। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए अपनी जिम्मेदारी से बच न सके कि उसकी संपत्ति उसके कर्मचारी या परिवार के सदस्य के पास थी। कानून यह मानता है कि यदि संपत्ति किसी अधिकृत व्यक्ति के पास है तो उसका कब्जा मूल मालिक का ही माना जाएगा। सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके पास एक दुकान है। दुकान की चाबी आपने अपने कर्मचारी को दे रखी है। क्या अब दुकान कर्मचारी की हो गई? नहीं, कानून कहेगा कि दुकान और उसमें रखा सामान अभी भी आपका ही है। कर्मचारी केवल उसकी देखभाल कर रहा है।
कब्जा पोजेशन क्या होता है? किसी वस्तु पर व्यक्ति का नियंत्रण, कंट्रोल और अधिकार, राइट होना कब्जा कहलाता है। कब्जा दो प्रकार का होता है। एक, वास्तविक कब्जा, एक्चुअल पोजेशन, जब वस्तु स्वयं व्यक्ति के पास हो। उदाहरण, आपके हाथ में आपका मोबाइल है, ये वास्तविक कब्जा है। दो, विधिक कब्जा, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, जब वस्तु आपके पास न होकर आपके भरोसेमंद व्यक्ति के पास हो, लेकिन कानून उसे आपका ही कब्जा मानता है। यही धारा 3(3) का विषय है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। रमेश दिल्ली में रहता है, उसका मकान लखनऊ में है। मकान की चाबी उसके भाई के पास है। क्या मकान भाई का हो गया? नहीं, कानून कहेगा मकान का कब्जा अभी भी रमेश का ही है। दूसरा उदाहरण, सीमा एक ज्वेलरी शॉप चलाती है। वह अपनी दुकान अपने मैनेजर को संभालने देती है। दुकान का सारा सोना मैनेजर के पास रहता है। यदि चोरी हो जाती है तो कानून यह नहीं कहेगा कि सोना मैनेजर का था, वह सीमा की संपत्ति मानी जाएगी। तीसरा उदाहरण, एक किसान अपनी ट्रैक्टर की चाबी अपने ड्राइवर को देता है। ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहा है, लेकिन ट्रैक्टर का मालिक किसान ही रहेगा। कानून की दृष्टि में ट्रैक्टर किसान के कब्जे में माना जाएगा। पति पत्नी का उदाहरण, मोहन विदेश में नौकरी करता है। उसकी पत्नी घर में रखे सभी दस्तावेज संभालती है। यदि कोई विवाद होता है तो कानून मानेगा कि दस्तावेज मोहन के कब्जे में ही हैं। कर्मचारी, एम्प्लॉय का उदाहरण, एक बैंक का कैशियर बैंक का पैसा संभालता है। क्या पैसा कैशियर का हो गया? नहीं, पैसा बैंक का ही माना जाएगा। कैशियर केवल उसकी देखरेख कर रहा है। अस्थायी कर्मचारी का उदाहरण, किसी कंपनी ने एक व्यक्ति को केवल 2 दिन के लिए गोदाम संभालने के लिए रखा। उसके पास लाखों रुपए का सामान है। धारा 3(3) कहती है ये सामान अभी भी कंपनी के कब्जे में माना जाएगा। ये धारा क्यों बनाई गई? यदि यह धारा नहीं होती तो अपराधी आसानी से कह सकता था, सामान मेरे पास नहीं था, वह तो मेरे कर्मचारी के पास था, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ऐसी स्थिति में अपराध सिद्ध करना कठिन हो जाता। इसलिए कानून ने स्पष्ट कर दिया कि अधिकृत व्यक्ति के पास रखी संपत्ति का कब्जा मालिक का ही माना जाएगा। न्यायालय की दृष्टि, न्यायालय केवल यह नहीं देखता कि वस्तु किसके हाथ में थी, वह ये भी देखता है वस्तु का वास्तविक मालिक कौन है, वस्तु किसके नियंत्रण में थी, कर्मचारी किसके आदेश पर काम कर रहा था, लाभ किसे मिल रहा था। यदि उत्तर मालिक है तो कब्जा भी उसी का माना जाएगा। इस धारा का महत्व, ये धारा चोरी के मामलों में महत्वपूर्ण है, गबन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में महत्वपूर्ण है, धोखाधड़ी के मामलों में महत्वपूर्ण है, संपत्ति विवाद में महत्वपूर्ण है, पुलिस जांच में महत्वपूर्ण है, न्यायालय के निर्णय में महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन के उदाहरण, उदाहरण 1, आपने अपनी बाइक सर्विस सेंटर में दी। क्या बाइक सर्विस सेंटर की हो गई? नहीं, वह आपकी ही मानी जाएगी। उदाहरण 2, आपने अपना मोबाइल दोस्त को 1 दिन के लिए दिया। मोबाइल अभी भी आपका ही है। उदाहरण 3, बैंक लॉकर में रखा सोना, सोना बैंक का नहीं, आपका ही माना जाएगा। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, धारा 3(3) याद रखने योग्य बातें। कब्जा केवल हाथ में होना नहीं है। कर्मचारी के पास रखा सामान भी मालिक का माना जाएगा। पत्नी के पास रखी संपत्ति भी पति की हो सकती है। एजेंट के पास रखा सामान भी मालिक का माना जाएगा। अस्थायी कर्मचारी भी इस धारा में शामिल हो सकता है। MCQ, प्रश्न 1, यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके कर्मचारी के पास है तो कानून उसे किसका कब्जा मानेगा? A, कर्मचारी का, B, मालिक का, C, पुलिस का, D, न्यायालय का। उत्तर B। प्रश्न 2, धारा 3(3) किस विषय से संबंधित है? A, हत्या, B, कब्जा, C, जमानत, D, गिरफ्तारी। उत्तर B। प्रश्न 3, यदि पत्नी के पास पति के दस्तावेज रखे हों तो कानून की दृष्टि में उनका कब्जा किसका माना जाएगा? A, पत्नी का, B, पति का, C, दोनों का, D, किसी का नहीं। उत्तर B। याद रखने की ट्रिक, जहां अधिकार वहीं कब्जा, या कर्मचारी के पास सामान फिर भी मालिक का अधिकार। निष्कर्ष, धारा 3(3) ये स्पष्ट करती है कि किसी संपत्ति का केवल किसी अन्य व्यक्ति के पास होना यह सिद्ध नहीं करता कि वही उसका कानूनी मालिक या कब्जाधारी है। यदि वह व्यक्ति मालिक की ओर से उसके निर्देश पर या उसकी अनुमति से संपत्ति रख रहा है तो कानून उस संपत्ति का कब्जा मूल मालिक का ही मानता है। ये प्रावधान संपत्ति से जुड़े अपराधों, विवादों और न्यायिक निर्णयों में स्पष्टता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, धारा 3(4) कार्य एक्ट और अवैध चूक इल्लीगल ओमिशन। सरल हिंदी में विस्तृत व्याख्या उदाहरण सहित प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आम नागरिकों के लिए। परिचय, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 3(4) एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक उपधारा है। ये बताती है कि कानून केवल किए गए कार्य एक्ट को ही नहीं देखता, बल्कि ऐसे आवश्यक कार्य को जानबूझकर न करना इल्लीगल ओमिशन भी अपराध मान सकता है। अर्थात कई बार व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो वह अपराध होता है।
लेकिन कुछ परिस्थितियों में यदि व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता जिसे कानून के अनुसार करना उसका कर्तव्य था, तो वह भी अपराध माना जा सकता है। इसलिए कहा जाता है, अपराध केवल गलत काम करने से ही नहीं, बल्कि आवश्यक काम जानबूझकर न करने से भी हो सकता है। धारा 3(4) का उद्देश्य। इस उपधारा का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति केवल ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच न सके कि उसने कुछ किया ही नहीं। यदि कानून किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी दायित्व लीगल ड्यूटी डालता है और वह व्यक्ति उस दायित्व का जानबूझकर पालन नहीं करता जिससे नुकसान होता है, तो उसकी यह चूक भी अपराध हो सकती है। धारा 3(4) को सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने छोटे बच्चे को भोजन, दवा और देखभाल प्रदान करे। यदि पिता जानबूझकर बच्चे को भोजन नहीं देता और बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो पिता यह नहीं कह सकता, मैंने बच्चे के साथ कोई गलत काम नहीं किया। कानून कहेगा, तुम्हारा कर्तव्य था बच्चे की देखभाल करना, तुमने जानबूझकर अपना कर्तव्य नहीं निभाया, इसलिए तुम्हारी यह चूक भी अपराध है। कार्य एक्ट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जिसे कानून अपराध मानता है, उसे कार्य एक्ट कहते हैं। उदाहरण, चोरी करना, मारपीट करना, धोखाधड़ी करना, किसी को जहर देना, सरकारी दस्तावेज जलाना, ये सभी कार्य एक्ट्स हैं। अवैध चूक इल्लीगल ओमिशन क्या होती है? जब किसी व्यक्ति पर कानून के अनुसार कोई कार्य करना आवश्यक हो और वह व्यक्ति जानबूझकर वह कार्य न करे, तो इसे अवैध चूक इल्लीगल ओमिशन कहते हैं। हर काम न करना अपराध नहीं होता। अपराध तभी होगा जब कानून उस कार्य को करना अनिवार्य बनाता हो, व्यक्ति के पास वह कार्य करने की क्षमता हो, उसने जानबूझकर वह कार्य न किया हो, उसकी चूक से नुकसान हुआ हो। कार्य और चूक में अंतर। कार्य एक्ट, अवैध चूक इल्लीगल ओमिशन। व्यक्ति कोई गलत काम करता है, व्यक्ति आवश्यक काम नहीं करता। उदाहरण, किसी को मारना। उदाहरण, घायल व्यक्ति को उपचार न दिलाना जबकि कानूनी जिम्मेदारी हो। दैनिक जीवन के उदाहरण। उदाहरण 1, माता पिता की जिम्मेदारी। रवि का 5 वर्ष का बेटा गंभीर रूप से बीमार है। डॉक्टर ने इलाज कराने को कहा। रवि के पास पैसे भी हैं, फिर भी वह जानबूझकर इलाज नहीं कराता। बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कानून क्या कहेगा? रवि ने बच्चे को नहीं मारा, लेकिन उसने अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभाया, उसकी यह चूक अपराध बन सकती है। उदाहरण 2, अस्पताल का डॉक्टर। एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद है। एक गंभीर घायल मरीज लाया जाता है। डॉक्टर बिना किसी वैध कारण के इलाज करने से मना कर देता है। समय पर इलाज न मिलने से मरीज की मृत्यु हो जाती है। कानून क्या कहेगा? यदि डॉक्टर पर इलाज करना कानूनी दायित्व था और उसने जानबूझकर उसे नहीं निभाया, तो उसकी चूक कानूनी परिणाम उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण 3, सुरक्षा गार्ड। एक बैंक का सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर है। वह जानबूझकर अपना स्थान छोड़ देता है। उसी दौरान बैंक में डकैती हो जाती है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि उसने जानबूझकर अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। उदाहरण 4, रेलवे फाटक। रेलवे फाटक का कर्मचारी समय पर फाटक बंद नहीं करता। इसके कारण ट्रेन और वाहन की टक्कर हो जाती है। ये केवल लापरवाही नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार कानूनी जिम्मेदारी का प्रश्न भी बन सकता है। क्या हर चूक अपराध होती है? नहीं। यदि आपका कोई कानूनी कर्तव्य ही नहीं था, तो केवल मदद न करने से हर मामले में अपराध नहीं बन जाता। उदाहरण, आप सड़क से गुजर रहे हैं और किसी घायल व्यक्ति को देखकर डर के कारण आगे बढ़ जाते हैं। ये नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन हर स्थिति में ये बीएनएस के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, अभिभावक या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर कानून ने विशेष जिम्मेदारी डाली है, अपना कर्तव्य नहीं निभाता, तो उसकी चूक अपराध का रूप ले सकती है। न्यायालय क्या देखता है? न्यायालय निम्न प्रश्नों पर विचार करता है। क्या आरोपी पर कानूनी दायित्व था? क्या वह कार्य करना उसके लिए संभव था? क्या उसने जानबूझकर कार्य नहीं किया? क्या उसकी चूक से नुकसान हुआ? क्या कानून उस स्थिति में कार्रवाई की अनुमति देता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो चूक अपराध मानी जा सकती है। धारा 3(4) का महत्व। यह उपधारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। केवल गलत काम करने वालों ही नहीं, बल्कि जानबूझकर जिम्मेदारी न निभाने वालों को भी कानून के दायरे में लाती है। न्यायालय को ये स्पष्ट करती है कि एक्ट में आवश्यक परिस्थितियों में इल्लीगल ओमिशन भी शामिल हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। केवल कार्य एक्ट ही नहीं, बल्कि अवैध चूक इल्लीगल ओमिशन भी अपराध हो सकती है। हर चूक अपराध नहीं होती। कानूनी दायित्व लीगल ड्यूटी होना आवश्यक है। जानबूझकर कर्तव्य का पालन न करना महत्वपूर्ण तत्व है। MCQS। प्रश्न 1, बीएनएस की धारा 3(4) किस विषय से संबंधित है? A, गिरफ्तारी। B, कार्य और अवैध चूक। C, जमानत। D, अपील। उत्तर B। प्रश्न 2, अवैध चूक इल्लीगल ओमिशन कब मानी जाएगी? A, जब कोई व्यक्ति छुट्टी पर हो।
बी जब व्यक्ति पर कानूनी दायित्व हो और वह जानबूझकर उसे पूरा न करे। सी जब व्यक्ति व्यस्त हो। डी जब व्यक्ति गरीब हो। उत्तर बी। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा उदाहरण अवैध चूक का हो सकता है? ए चोरी करना, बी जहर देना, सी कानूनी दायित्व होने पर बच्चे का इलाज जानबूझकर न कराना, डी दुकान खोलना। उत्तर सी याद रखने की ट्रिक, गलत काम करना भी अपराध, जरूरी काम न करना भी अपराध। या एक्ट जोड़ इलीगल ओमिशन इक्वल्स दोनों पर कानून की नज़र। निष्कर्ष, धारा 3-4 भारतीय न्याय संहिता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करती है कि कानून केवल किए गए कार्यों पर ही नहीं बल्कि उन आवश्यक कार्यों पर भी ध्यान देता है जिन्हें करना किसी व्यक्ति का कानूनी दायित्व था। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं करता और उससे किसी को हानि पहुंचती है तो उसकी यह चूक भी अपराध मानी जा सकती है। यह उपधारा नागरिकों को केवल गलत कार्यों से बचने की ही नहीं बल्कि अपने कानूनी दायित्वों का ईमानदारी से पालन करने की भी सीख देती है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 3-5 सामूहिक अपराध में समान उत्तरदायित्व जॉइंट लायबिलिटी। सरल हिंदी में विस्तृत व्याख्या उदाहरण सहित प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आम नागरिकों के लिए। परिचय। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 3-5 के स्पष्ट करती है कि यदि कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है तो अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होगा। कानून केवल यह नहीं देखता कि अपराध किसने किया बल्कि यह भी देखता है कि किसने अपराध करने में सहयोग, सहायता, योजना या भागीदारी की। यदि सभी व्यक्तियों ने मिलकर अपराध करने का निर्णय लिया और उसे अंजाम दिया तो प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार जिम्मेदार माना जाएगा जैसे उसने स्वयं पूरा अपराध किया हो। धारा 3-5 का मुख्य उद्देश्य। इस उपधारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अपराध करने वाले लोग केवल ये कहकर सजा से बच न जाएं कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं केवल बाहर खड़ा था, मैंने सिर्फ गाड़ी चलाई थी, मैंने केवल दरवाजा खोला था। यदि इन सभी कार्यों का उद्देश्य एक ही अपराध को पूरा करना था तो सभी व्यक्ति अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए 5 दोस्त मिलकर एक बैंक लूटने की योजना बनाते हैं। पहला व्यक्ति बैंक में प्रवेश करता है, दूसरा सुरक्षा गार्ड को रोकता है, तीसरा पैसा बैग में भरता है, चौथा बाहर गाड़ी लेकर खड़ा रहता है, पांचवां भागने का रास्ता तैयार करता है। अब यदि पुलिस केवल उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे जिसने पैसे उठाए तो क्या ये न्याय होगा? नहीं। कानून कहता है सभी ने मिलकर अपराध किया है इसलिए सभी जिम्मेदार होंगे। धारा 3-5 क्यों बनाई गई? यदि यह उपधारा न होती तो अपराधी आसानी से बच सकते थे। उदाहरण, कोई व्यक्ति कहता मैंने चोरी नहीं की, मैं तो केवल बाहर खड़ा था। दूसरा कहता मैंने केवल हथियार खरीदा था। तीसरा कहता मैंने केवल गाड़ी चलाई थी। ऐसी स्थिति में अपराध साबित करना कठिन हो जाता। इसीलिए धारा 3-5 बनाई गई। सामूहिक अपराध जॉइंट क्राइम क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक योजना बनाते हैं, मिलकर अपराध करते हैं और सभी का उद्देश्य अपराध को सफल बनाना होता है तो इसे सामूहिक अपराध कहा जाता है। किन परिस्थितियों में धारा 3-5 लागू होगी? इस धारा के लागू होने के लिए सामान्यतः निम्न बातें महत्वपूर्ण होती हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, सभी किसी अपराध में शामिल हों, सभी की भूमिका अपराध से जुड़ी हो, सभी के कार्यों से अपराध पूरा हुआ हो। दैनिक जीवन के उदाहरण। उदाहरण 1, मोबाइल छीनना। 3 युवक मिलकर एक राहगीर का मोबाइल छीनने की योजना बनाते हैं। पहला युवक मोबाइल छीनता है, दूसरा व्यक्ति पीड़ित को पकड़ लेता है, तीसरा बाइक लेकर भागने के लिए तैयार रहता है। क्या केवल पहला युवक दोषी होगा? नहीं, तीनों अपराध के लिए जिम्मेदार होंगे। उदाहरण 2, दुकान में चोरी। 4 लोग रात में एक दुकान में चोरी करते हैं। एक ताला तोड़ता है, दूसरा सामान निकालता है, तीसरा ट्रक में सामान रखता है, चौथा बाहर निगरानी करता है। सभी चोरी के अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। उदाहरण 3, परीक्षा में नकल कराने वाला गिरोह। एक व्यक्ति प्रश्नपत्र लीक करता है, दूसरा उसे बेचता है, तीसरा विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, चौथा पैसे वसूलता है। भले ही सभी का कार्य अलग अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही अपराध करना है, इसलिए सभी जिम्मेदार होंगे। उदाहरण 4, साइबर फ्रॉड। एक व्यक्ति फर्जी वेबसाइट बनाता है, दूसरा बैंक खाते उपलब्ध कराता है, तीसरा लोगों को फोन करता है, चौथा पैसे निकालता है। सभी साइबर धोखाधड़ी के अपराध में शामिल माने जा सकते हैं। न्यायालय किन बातों पर ध्यान देता है? न्यायालय ये देखता है क्या सभी लोग अपराध में शामिल थे, क्या अपराध पहले से तय योजना के अनुसार हुआ, क्या प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका थी, क्या सभी ने अपराध पूरा करने में सहायता की। यदि उत्तर हाँ है तो सभी उत्तरदायी होंगे। धारा 3-5 का महत्व। यह उपधारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपराध में सहयोग करने वालों को भी कानून के दायरे में लाती है। अपराधी केवल अपनी छोटी भूमिका का बहाना बनाकर नहीं बच सकते। संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता करती है।
न्यायिक प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाती है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु। सामूहिक अपराध में सभी उत्तरदायी हो सकते हैं। भूमिका छोटी या बड़ी होने से उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होता। यदि सभी ने अपराध को सफल बनाने में योगदान दिया है तो कानून सभी को देखेगा। धारा 3(5) और धारा 3(6) में अंतर। धारा 3(5), धारा 3(6) कई व्यक्तियों द्वारा अपराध करने पर समान उत्तरदायित्व की बात करती है। समान आशय कॉमन इंटेंशन के साथ किए गए कार्य की जिम्मेदारी स्पष्ट करती है। अपराध में सहभागिता महत्वपूर्ण है। साझा इरादा कॉमन इंटेंशन महत्वपूर्ण है। MCQS प्रश्न 1, BNS की धारा 3(5) किस विषय से संबंधित है? 1. जमानत, B. सामूहिक अपराध में समान उत्तरदायित्व, C. गिरफ्तारी, D. अपील। उत्तर B। प्रश्न 2, यदि 4 व्यक्ति मिलकर चोरी करते हैं और एक व्यक्ति केवल बाहर निगरानी करता है तो क्या वह भी उत्तरदायी होगा? 1. नहीं, B. केवल चेतावनी मिलेगी, C. हाँ, यदि वह अपराध का हिस्सा था, D. केवल जुर्माना लगेगा। उत्तर C। प्रश्न 3, धारा 3(5) का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. अपराधियों को जमानत देना, B. केवल मुख्य आरोपी को सजा देना, C. अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना, D. पुलिस को अधिकार देना। उत्तर C। याद रखने की ट्रिक, अपराध एक जिम्मेदार सभी या मिलकर किया अपराध सभी होंगे जिम्मेदार। निष्कर्ष, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) ये सुनिश्चित करती है कि यदि कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है तो कानून केवल उस व्यक्ति को नहीं देखता जिसने अंतिम कार्य किया, बल्कि उन सभी व्यक्तियों को भी उत्तरदायी मानता है जिन्होंने अपराध की योजना बनाई, सहायता की या उसे सफल बनाने में किसी भी प्रकार का योगदान दिया। यह उपधारा संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और न्याय को अधिक निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 3(6) समान आशय कॉमन इंटेंशन के साथ किया गया कार्य। सरल हिंदी में विस्तृत व्याख्या उदाहरण सहित प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आम नागरिकों के लिए। परिचय, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 3(6) एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपधारा है। ये बताती है कि जब किसी अपराध को करने के लिए कई व्यक्तियों का समान आशय कॉमन इंटेंशन होता है और वे मिलकर अपराध करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे उसने अकेले ही पूरा अपराध किया हो। ये सिद्धांत पहले भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 34 में था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता BNS में समाहित किया गया है। सरल शब्दों में, यदि सभी का इरादा एक है और सभी मिलकर अपराध करते हैं तो कानून सभी को समान रूप से जिम्मेदार मानता है। धारा 3(6) का मुख्य उद्देश्य। इस उपधारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अपराध की योजना बनाकर मिलकर कार्य करने वाले लोग ये कहकर बच न सकें कि मैंने वार नहीं किया, मैंने केवल पकड़ रखा था, मैं तो सिर्फ साथ खड़ा था। यदि सभी का उद्देश्य कॉमन इंटेंशन अपराध करना था तो कानून सभी को समान रूप से उत्तरदायी मानता है। समान आशय कॉमन इंटेंशन क्या है? समान आशय कॉमन इंटेंशन का अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का किसी विशेष अपराध को करने का एक जैसा उद्देश्य, विचार और योजना होना। यानी सभी पहले से या उसी समय इस बात पर सहमत हों कि अपराध किया जाएगा। सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए 4 मित्र मिलकर किसी व्यक्ति से बदला लेने की योजना बनाते हैं। पहला व्यक्ति पीड़ित को पकड़ता है, दूसरा व्यक्ति उसे मारता है, तीसरा व्यक्ति हथियार देता है, चौथा व्यक्ति किसी को बीच में आने से रोकता है। यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो केवल मारने वाला ही नहीं बल्कि सभी व्यक्ति उत्तरदायी हो सकते हैं, क्योंकि सभी का समान आशय था। समान आशय बनने के लिए क्या आवश्यक है? समान आशय सिद्ध करने के लिए सामान्यतः निम्न बातें महत्वपूर्ण होती हैं। 1. 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों। 2. सभी का उद्देश्य एक हो। 3. अपराध करने में सभी ने किसी न किसी रूप में भाग लिया हो। 4. अपराध उसी साझा उद्देश्य के अनुसार किया गया हो। क्या समान आशय पहले से होना जरूरी है? नहीं, समान आशय कुछ मामलों में पहले से बन सकता है और कुछ मामलों में घटना के दौरान भी बन सकता है। यदि सभी व्यक्तियों ने घटना के समय एक ही उद्देश्य से मिलकर कार्य किया है तो भी समान आशय माना जा सकता है। दैनिक जीवन के उदाहरण। उदाहरण 1, हत्या। 4 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति की हत्या करने की योजना बनाते हैं। पहला व्यक्ति पीड़ित को पकड़ता है, दूसरा चाकू मारता है, तीसरा हथियार उपलब्ध कराता है, चौथा निगरानी करता है। यदि हत्या हो जाती है तो चारों पर समान उत्तरदायित्व बन सकता है। उदाहरण 2, बैंक डकैती। 5 लोग बैंक लूटने की योजना बनाते हैं। 1 बैंक में प्रवेश करता है, दूसरा कैश जमा करता है, तीसरा गार्ड को रोकता है, चौथा गाड़ी लेकर तैयार रहता है, पांचवां बाहर निगरानी करता है। सभी का उद्देश्य एक था, बैंक लूटना, इसलिए सभी जिम्मेदार होंगे। उदाहरण 3, साइबर अपराध। 3 लोग मिलकर ऑनलाइन ठगी करते हैं। एक फर्जी वेबसाइट बनाता है, दूसरा लोगों को फ़ोन करता है,
तीसरा बैंक खाते में पैसे निकलवाता है। तीनों का उद्देश्य एक ही है, धोखाधड़ी करना। इसलिए तीनों उत्तरदायी होंगे। कब समान आशय नहीं माना जाएगा? यदि दो व्यक्ति एक ही स्थान पर मौजूद हों लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते न हों, दोनों ने कोई योजना न बनाई हो, दोनों का उद्देश्य अलग अलग हो, तो केवल साथ मौजूद रहने से समान आशय सिद्ध नहीं होता। उदाहरण, राम और श्याम बाजार में खड़े हैं। अचानक राम किसी व्यक्ति पर हमला कर देता है। श्याम केवल वहां मौजूद है और उसका घटना से कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल मौजूद रहने के कारण श्याम उत्तरदायी नहीं होगा। न्यायालय किन बातों पर ध्यान देता है? न्यायालय ये देखता है, क्या सभी व्यक्तियों का उद्देश्य एक था? क्या उन्होंने अपराध करने की योजना बनाई थी? क्या प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका थी? क्या सभी ने अपराध को सफल बनाने में सहयोग दिया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समान आशय सिद्ध हो सकता है। धारा 3(6) का महत्व। यह उपधारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करती है, अपराध की योजना बनाने वालों को भी जिम्मेदार ठहराती है, न्यायालय को सामूहिक अपराधों में सही निर्णय लेने में सहायता देती है। कोई भी व्यक्ति केवल ये कहकर नहीं बच सकता कि उसने अंतिम वार नहीं किया। धारा 3(5) और धारा 3(6) में अंतर। धारा 3(5), धारा 3(6) अपराध में सामूहिक भागीदारी पर बल देती है, समान आशय कॉमन इंटेंशन पर विशेष बल देती है। सभी की सहभागिता महत्वपूर्ण है। साझा उद्देश्य और सहभागिता दोनों महत्वपूर्ण हैं। भूमिका अलग अलग हो सकती है, सभी का उद्देश्य एक होना आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। समान आशय का अर्थ समान उद्देश्य है। केवल घटनास्थल पर मौजूद होना पर्याप्त नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और साझा उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं। ये सिद्धांत पहले आईपीसी की धारा 34 में था। MCQS प्रश्न 1, BNS की धारा 3(6) किस सिद्धांत से संबंधित है? 1. जमानत, B. समान आशय कॉमन इंटेंशन, C. गिरफ्तारी, D. अपील। उत्तर B। प्रश्न 2, यदि 4 व्यक्ति समान उद्देश्य से मिलकर हत्या करते हैं तो उत्तरदायी कौन होगा? A. केवल जिसने वार किया, B. केवल जिसने हथियार दिया, C. सभी व्यक्ति, D. केवल मुख्य आरोपी। उत्तर C। प्रश्न 3, क्या केवल घटनास्थल पर मौजूद रहने से समान आशय सिद्ध हो जाता है? 1. हाँ, B. नहीं, C. कभी कभी, D. न्यायालय तय करेगा। उत्तर B। याद रखने की ट्रिक, समान इरादा समान सजा, या एक सोच एक योजना एक अपराध सभी जिम्मेदार। निष्कर्ष, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(6) ये सिद्धांत स्थापित करती है कि यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान आशय कॉमन इंटेंशन से किसी अपराध को अंजाम देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उतना ही उत्तरदायी होगा जितना वह व्यक्ति जिसने अपराध का मुख्य कार्य किया। ये प्रावधान सामूहिक अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अपराध की योजना बनाने या उसे सफल बनाने में सहयोग देने वाला कोई भी व्यक्ति केवल अपनी छोटी भूमिका का बहाना बनाकर कानून से बच न सके। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 3(7) कार्य एक्ट या अवैध चूक इलीगल ओमिशन से परिणाम उत्पन्न होना। सरल हिंदी में विस्तृत व्याख्या उदाहरण सहित प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आम नागरिकों के लिए। परिचय, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 3(7) एक महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक उपधारा है। ये बताती है कि यदि किसी अपराध का परिणाम किसी कार्य एक्ट से या किसी आवश्यक कार्य को जानबूझकर न करने इल्लीगल ओमिशन से उत्पन्न होता है तो दोनों परिस्थितियों में कानून उसे समान रूप से देख सकता है। अर्थात अपराध केवल गलत कार्य करने से ही नहीं बल्कि आवश्यक कार्य जानबूझकर न करने से भी हो सकता है। धारा 3(7) का मुख्य उद्देश्य। इस उपधारा का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि कोई व्यक्ति केवल ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि मैंने कुछ नहीं किया। यदि किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी दायित्व था और उसने जानबूझकर उसे पूरा नहीं किया जिससे वही परिणाम हुआ जो किसी गलत कार्य से हो सकता था तो उसकी चूक भी कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होगी। सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए 2 अलग अलग परिस्थितियां हैं। पहली स्थिति, रमेश किसी व्यक्ति को जहर दे देता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यह एक कार्य एक्ट है। दूसरी स्थिति, एक डॉक्टर ड्यूटी पर है, गंभीर मरीज को जानबूझकर इलाज नहीं देता, समय पर इलाज न मिलने से मरीज की मृत्यु हो जाती है, यह अवैध चूक इल्लीगल ओमिशन हो सकती है। दोनों मामलों में परिणाम एक ही है, मृत्यु। इसलिए कानून दोनों स्थितियों का परीक्षण करता है। कार्य एक्ट क्या है? जब कोई व्यक्ति स्वयं कोई ऐसा कार्य करता है जो कानून के विरुद्ध है तो उसे कार्य एक्ट कहा जाता है। उदाहरण, किसी को मारना, चोरी करना, जहर देना, आग लगाना, धोखाधड़ी करना। अवैध चूक इल्लीगल ओमिशन क्या है? जब किसी व्यक्ति पर कानून के अनुसार कोई कार्य करना आवश्यक हो और वह जानबूझकर वह कार्य न करे जिससे नुकसान हो तो इसे अवैध चूक कहा जाता है। धारा 3(7) को आसान उदाहरण से समझिए। उदाहरण 1, पिता का कर्तव्य। एक पिता का कानूनी दायित्व है कि वह अपने छोटे बच्चे की देखभाल करे।
बच्चा गंभीर रूप से बीमार है। पिता के पास इलाज कराने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, फिर भी वह जानबूझकर इलाज नहीं कराता। बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये केवल कुछ न करना नहीं है, ये कानूनी जिम्मेदारी निभाने में जानबूझकर की गई चूक हो सकती है। उदाहरण 2, अस्पताल। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ड्यूटी पर है। एक घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज की आवश्यकता है। डॉक्टर बिना उचित कारण इलाज करने से मना कर देता है। मरीज की मृत्यु हो जाती है। यदि डॉक्टर पर इलाज करना कानूनी दायित्व था तो उसकी चूक कानूनी परिणाम उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण 3, रेलवे फाटक। रेलवे फाटक का कर्मचारी समय पर फाटक बंद नहीं करता। ट्रेन और वाहन की टक्कर हो जाती है। यदि यह सिद्ध हो कि कर्मचारी ने जानबूझकर अपना दायित्व नहीं निभाया तो उसकी चूक कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होगी। उदाहरण 4, सुरक्षा गार्ड। एक सुरक्षा गार्ड जानबूझकर अपनी ड्यूटी छोड़ देता है। इसी दौरान गोदाम में चोरी हो जाती है। यदि ड्यूटी निभाना उसका कानूनी दायित्व था तो उसकी चूक की भी जांच होगी। क्या हर चूक अपराध होती है? नहीं, हर बार किसी की सहायता न करना अपराध नहीं होता। कानून केवल उसी स्थिति को देखता है जहां व्यक्ति पर कानूनी दायित्व था, वह कार्य करना संभव था, उसने जानबूझकर कार्य नहीं किया, उसकी चूक से नुकसान हुआ। न्यायालय किन बातों पर विचार करता है? न्यायालय ये देखता है, क्या आरोपी पर कानूनी जिम्मेदारी थी? क्या वह कार्य कर सकता था? क्या उसने जानबूझकर कार्य नहीं किया? क्या उसकी चूक से परिणाम उत्पन्न हुआ? क्या उस परिणाम और चूक के बीच सीधा संबंध है? धारा 3(7) का महत्व। यह उपधारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल किए गए कार्य ही नहीं बल्कि आवश्यक कार्य न करने की भी कानूनी जांच होती है। नागरिकों को अपने कानूनी दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करती है। न्यायालय को अपराध के वास्तविक कारण का पता लगाने में सहायता देती है। वास्तविक जीवन में उपयोग। धारा 3(7) का उपयोग विशेष रूप से चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़े मामलों में, अभिभावकों के कानूनी दायित्व, सरकारी कर्मचारियों के दायित्व, सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु। कार्य एक्ट और अवैध चूक इल्लीगल ओमिशन दोनों महत्वपूर्ण हैं। हर चूक अपराध नहीं होती। कानूनी दायित्व होना आवश्यक है। चूक और परिणाम के बीच संबंध होना चाहिए। MCQS। प्रश्न 1, BNS की धारा 3(7) किस विषय से संबंधित है? A, गिरफ्तारी। B, कार्य या अवैध चूक से परिणाम। C, जमानत। D, अपील। उत्तर B। प्रश्न 2, यदि किसी व्यक्ति पर कानूनी दायित्व था और उसने जानबूझकर वह कार्य नहीं किया जिससे नुकसान हुआ तो उसकी चूक क्या कहलाएगी? A, वैध कार्य। B, अवैध चूक। C, दुर्घटना। D, आत्मरक्षा। उत्तर B। प्रश्न 3, क्या हर चूक अपराध होती है? A, हाँ। B, नहीं। C, हमेशा। D, केवल पुलिस तय करेगी। उत्तर B। याद रखने की ट्रिक। काम करके नुकसान पहुंचाना और जरूरी काम न करके नुकसान होने देना दोनों पर कानून की नज़र रहती है। या एक्ट हो या इल्लीगल ओमिशन, यदि कानूनी परिणाम उत्पन्न होता है तो जिम्मेदारी तय हो सकती है। निष्कर्ष। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(7) ये स्पष्ट करती है कि कानून केवल किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य एक्ट को ही नहीं बल्कि ऐसे मामलों को भी महत्व देता है जहां किसी व्यक्ति ने अपना कानूनी दायित्व जानबूझकर पूरा नहीं किया और उससे अपराध का परिणाम उत्पन्न हुआ। यह उपधारा ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति केवल मैंने कुछ नहीं किया कहकर कानून से बच न सके यदि उसकी कानूनी चूक के कारण किसी को हानि पहुंची हो। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। धारा 3(8) अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों से अपराध का घटित होना। सरल एवं विस्तृत व्याख्या। उदाहरण सहित आम नागरिक, LLB, जुडिशरी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। परिचय। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 3(8) एक महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक उपधारा है। ये बताती है कि कई बार कोई अपराध केवल एक व्यक्ति के एक कार्य से पूरा नहीं होता बल्कि कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अलग अलग कार्यों सीरीज ऑफ एक्ट्स से मिलकर पूरा होता है। ऐसी स्थिति में कानून केवल अंतिम कार्य करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उन सभी व्यक्तियों को भी देखता है जिनके कार्यों से मिलकर अपराध पूरा हुआ। अर्थात एक अपराध कई छोटे छोटे कार्यों का परिणाम हो सकता है और उन सभी कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्ति कानून की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। धारा 3(8) का उद्देश्य। इस उपधारा का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अपराध करने वाले लोग अपनी भूमिका को छोटा बताकर कानून से बच न सकें। आज के समय में अधिकांश बड़े अपराध, साइबर फ्रॉड, बैंक डकैती, आर्थिक अपराध, मानव तस्करी, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि कई लोगों के अलग अलग कार्यों से पूरे होते हैं। इसलिए कानून पूरे घटनाक्रम एंटायर ट्रांजैक्शन को देखता है। सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए एक मकान बनाने के लिए एक व्यक्ति नींव खोदता है, दूसरा ईंट लगाता है, तीसरा छत बनाता है, चौथा रंगाई करता है। इनमें से किसी एक ने पूरा मकान नहीं बनाया लेकिन सभी के कार्यों से मिलकर मकान तैयार हुआ।
ठीक इसी प्रकार कई अपराध भी अनेक व्यक्तियों के अलग अलग कार्यों से पूरे होते हैं। धारा 3(8) का कानूनी सिद्धांत: यदि किसी अपराध को पूरा करने के लिए कई कार्य किए गए हों, वे सभी कार्य एक ही अपराध से जुड़े हों, और प्रत्येक कार्य अपराध की पूर्ति में योगदान देता हो, तो कानून पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखकर उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण: उदाहरण 1, साइबर धोखाधड़ी। एक साइबर गैंग लोगों से करोड़ों रुपये ठगता है। इसमें पहला व्यक्ति फर्जी वेबसाइट बनाता है, दूसरा OTP प्राप्त करता है, तीसरा बैंक खाते उपलब्ध कराता है, चौथा पैसे निकालता है, पांचवां नकली कॉल सेंटर चलाता है। इनमें से किसी एक व्यक्ति ने अकेले अपराध नहीं किया, लेकिन सभी के अलग अलग कार्यों से धोखाधड़ी पूरी हुई। उदाहरण 2, बैंक डकैती। 5 अपराधी बैंक लूटने की योजना बनाते हैं। एक नक्शा बनाता है, दूसरा हथियार खरीदता है, तीसरा बैंक में प्रवेश करता है, चौथा कैश लेकर निकलता है, पांचवां भागने के लिए वाहन चलाता है। डकैती केवल पैसे उठाने वाले व्यक्ति ने नहीं की, सभी के कार्य मिलकर अपराध बने। उदाहरण 3, नकली दवा बनाना। एक गिरोह नकली दवाइयाँ बेचता है। एक व्यक्ति नकली दवा तैयार करता है, दूसरा पैकिंग करता है, तीसरा नकली लेबल लगाता है, चौथा बाजार में बेचता है। यदि किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो जांच पूरे गिरोह की भूमिका को देखकर की जाएगी। उदाहरण 4, प्रश्नपत्र लीक। एक व्यक्ति प्रश्नपत्र चुराता है, दूसरा उसकी फोटो खींचता है, तीसरा सोशल मीडिया पर भेजता है, चौथा विद्यार्थियों से पैसे लेकर प्रश्नपत्र बेचता है। यह अपराध एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सभी के कार्यों से पूरा हुआ। न्यायालय किन बातों पर विचार करता है? न्यायालय ये देखता है, क्या सभी कार्य एक ही अपराध से जुड़े थे? क्या प्रत्येक कार्य अपराध की पूर्ति के लिए आवश्यक था? क्या सभी व्यक्तियों की भूमिका अपराध को सफल बनाने में थी? क्या सभी कार्यों के बीच तार्किक संबंध कनेक्शन था? यदि उत्तर हाँ है तो न्यायालय पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखता है। धारा 3(8) का महत्व: यह उपधारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठित अपराधों की जांच में सहायता करती है, अपराधियों को छोटी भूमिका का बहाना बनाकर बचने नहीं देती, पुलिस को पूरे अपराध की श्रृंखला चेन ऑफ इवेंट्स समझने में मदद करती है, न्यायालय को निष्पक्ष निर्णय देने में सहायता देती है। दैनिक जीवन का सरल उदाहरण: मान लीजिए 4 मित्र मिलकर किसी परीक्षा में नकल कराने की योजना बनाते हैं। पहला उत्तर लिखता है, दूसरा पर्ची बनाता है, तीसरा परीक्षा कक्ष में पहुंचाता है, चौथा पैसे वसूलता है। भले ही सभी का कार्य अलग अलग है, लेकिन सभी ने मिलकर एक ही अवैध कार्य को पूरा किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: एक अपराध कई कार्यों से मिलकर पूरा हो सकता है, प्रत्येक कार्य का अपराध से संबंध होना आवश्यक है। केवल अंतिम कार्य करने वाला व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरी अपराध श्रृंखला महत्वपूर्ण होती है। यह उपधारा विशेष रूप से संगठित अपराधों को समझने में उपयोगी है। धारा 3(8) और धारा 3(6) में अंतर: धारा 3(8) समान आशय कॉमन इंटेंशन पर बल देती है, अपराध को पूरा करने वाले विभिन्न कार्यों की श्रृंखला पर बल देती है। साझा उद्देश्य प्रमुख है, अपराध की पूर्ति के लिए किए गए अनेक कार्य प्रमुख हैं। व्यक्तियों की मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है, कार्यों का आपसी संबंध और उनका परिणाम महत्वपूर्ण है। MCQS प्रश्न 1, BNS की धारा 3(8) किससे संबंधित है? 1, जमानत। B, कई कार्यों से अपराध का पूरा होना। C, गिरफ्तारी। D, अपील। उत्तर B। प्रश्न 2, यदि साइबर धोखाधड़ी में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग भूमिका निभाई तो कानून क्या देखेगा? A, केवल जिसने पैसा निकाला। B, केवल जिसने वेबसाइट बनाई। C, पूरे अपराध की श्रृंखला और सभी की भूमिका। D, केवल मुख्य आरोपी। उत्तर C। प्रश्न 3, धारा 3(8) का मुख्य उद्देश्य क्या है? A, केवल मुख्य अपराधी को सजा देना। B, अपराध की पूरी श्रृंखला और उसमें शामिल कार्यों को समझना। C, पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार देना। D, जमानत देना। उत्तर B। याद रखने की ट्रिक: अलग अलग काम, एक ही अपराध, या कई हाथों से हुआ अपराध, कानून देखेगा पूरा घटनाक्रम। निष्कर्ष: भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(8) ये स्पष्ट करती है कि कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अलग अलग कार्यों से मिलकर पूरा हो सकता है। कानून केवल अंतिम कार्य करने वाले व्यक्ति को नहीं देखता बल्कि पूरे घटनाक्रम और उसमें शामिल प्रत्येक महत्वपूर्ण भूमिका का मूल्यांकन करता है। इस उपधारा का विशेष महत्व संगठित अपराध, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और गिरोह द्वारा किए गए अपराधों की जांच एवं न्यायिक निर्णयों में है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 3(9) एक ही घटना में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आपराधिक उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल क्रिमिनल लायबिलिटी। सरल हिंदी में विस्तृत व्याख्या उदाहरण सहित प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आम नागरिकों के लिए। परिचय: भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 3(9) एक महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक उपधारा है।
ये स्पष्ट करती है कि यदि एक ही घटना में कई व्यक्ति शामिल हों तो प्रत्येक व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी उसके अपने कार्य, एक्ट, आशय, इंटेंशन, जानकारी, नॉलेज और भूमिका, रोल के आधार पर तय की जाएगी। अर्थात एक ही घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को हमेशा एक जैसी सजा नहीं मिलेगी। कानून प्रत्येक व्यक्ति के योगदान और मानसिक स्थिति का अलग अलग मूल्यांकन करता है। एक घटना हो सकती है एक, लेकिन उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति का अपराध अलग अलग हो सकता है। धारा 3(9) का मुख्य उद्देश्य। इस उपधारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्याय निष्पक्ष हो। यदि 5 व्यक्ति किसी घटना में शामिल हैं तो कानून यह नहीं मानता कि सभी ने समान अपराध किया है, बल्कि ये देखा जाता है कि किसने क्या किया, किसका क्या उद्देश्य था, किसकी क्या भूमिका थी, किसके कार्य से कौन सा परिणाम हुआ। इन्हीं आधारों पर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाती है। सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए 5 लोग किसी दुकान में झगड़ा करने जाते हैं। पहला व्यक्ति दुकानदार को थप्पड़ मारता है, दूसरा व्यक्ति दुकान में तोड़फोड़ करता है, तीसरा व्यक्ति दुकानदार पर चाकू से हमला कर देता है, चौथा केवल झगड़ा छुड़ाने का प्रयास करता है, पांचवां घटना का वीडियो बना रहा था और अपराध में शामिल नहीं था। क्या पांचों को हत्या का आरोपी माना जाएगा? नहीं, कानून प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग अलग देखेगा। इस धारा का कानूनी सिद्धांत। किसी भी आपराधिक मामले में न्यायालय केवल घटना नहीं देखता, बल्कि प्रत्येक आरोपी के संबंध में ये भी देखता है। उसका कार्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, क्या उसे परिणाम की जानकारी थी, उसने अपराध में कितना योगदान दिया। इसी आधार पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण। उदाहरण 1, बैंक डकैती। 5 लोग बैंक लूटने जाते हैं। पहला व्यक्ति बैंक में घुसकर पैसे लूटता है, दूसरा गार्ड को बांध देता है, तीसरा गोली चलाकर एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, चौथा बाहर गाड़ी लेकर खड़ा रहता है, पांचवां केवल बैंक के बाहर खड़ा होकर मोबाइल पर बात करता है और उसे योजना की जानकारी नहीं थी। कानून क्या देखेगा? यदि पांचवें व्यक्ति की अपराध में कोई भूमिका या जानकारी नहीं थी तो उसे केवल वहां मौजूद होने के आधार पर दोषी नहीं माना जाएगा। वहीं जिसने गोली चलाई उसकी जिम्मेदारी अधिक गंभीर हो सकती है। उदाहरण 2, सड़क पर झगड़ा। 4 लोगों में विवाद होता है। एक व्यक्ति गाली देता है, दूसरा धक्का देता है, तीसरा लोहे की रॉड से हमला करता है, चौथा लोगों को बचाने की कोशिश करता है। यदि घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो न्यायालय यह नहीं कहेगा कि चारों ने हत्या की। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग अलग जांची जाएगी। उदाहरण 3, साइबर फ्रॉड। एक साइबर गिरोह में पहला वेबसाइट बनाता है, दूसरा लोगों को कॉल करता है, तीसरा बैंक खाते उपलब्ध कराता है, चौथा पैसे निकालता है, पांचवां केवल कंप्यूटर रिपेयर करने आया था और उसे धोखाधड़ी की जानकारी नहीं थी। यदि पांचवें व्यक्ति की अपराध में कोई जानकारी या भागीदारी नहीं थी तो उसे केवल वहां उपस्थित होने के कारण दोषी नहीं ठहराया जाएगा। उदाहरण 4, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक। एक कर्मचारी प्रश्नपत्र चुराता है, दूसरा उसकी कॉपी बनाता है, तीसरा विद्यार्थियों को बेचता है, चौथा पैसे इकट्ठा करता है, पांचवां व्यक्ति केवल वाहन चलाता है और उसे यह जानकारी नहीं थी कि वाहन में प्रश्नपत्र हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी और भूमिका की अलग अलग जांच करेगा। न्यायालय किन बातों पर विचार करता है? न्यायालय सामान्यतः निम्न प्रश्नों पर विचार करता है। आरोपी ने क्या कार्य किया? उसका उद्देश्य क्या था? क्या उसे अपराध की जानकारी थी? क्या उसने अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई? क्या उसके कार्य और अपराध के परिणाम के बीच सीधा संबंध था? धारा 3(9) का महत्व। यह उपधारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने कार्य के अनुसार न्याय मिलता है। निर्दोष व्यक्ति केवल घटनास्थल पर मौजूद होने के कारण अपराधी नहीं बनता। मुख्य आरोपी और सहयोगी की भूमिका अलग अलग स्पष्ट होती है। न्यायालय निष्पक्ष रूप से जिम्मेदारी तय कर सकता है। दैनिक जीवन का सरल उदाहरण। 4 मित्र एक शादी में जाते हैं। अचानक झगड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति मारपीट करता है, दूसरा कुर्सियां तोड़ता है, तीसरा झगड़ा रोकता है, चौथा केवल वीडियो बना रहा था। यदि पुलिस मामला दर्ज करती है तो चारों की जिम्मेदारी समान नहीं होगी। धारा 3(9) और धारा 3(6) में अंतर। धारा 3(6), धारा 3(9) समान आशय कॉमन इंटेंशन होने पर सभी की संयुक्त जिम्मेदारी की बात करती है। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका और उत्तरदायित्व पर बल देती है। साझा उद्देश्य महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत कार्य, ज्ञान और आशय महत्वपूर्ण हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। एक ही घटना में सभी व्यक्तियों का अपराध समान नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग अलग जांची जाती है। केवल घटनास्थल पर उपस्थित होना अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय प्रत्येक आरोपी के कार्य, आशय और जानकारी का मूल्यांकन करता है। MCQS। प्रश्न 1, BNS की धारा 3(9) किस सिद्धांत से संबंधित है? A, गिरफ्तारी। B, व्यक्तिगत आपराधिक उत्तरदायित्व। C, जमानत। D, अपील। उत्तर B। प्रश्न 2,
यदि एक ही घटना में 5 व्यक्ति मौजूद हों तो क्या सभी को समान सजा मिलेगी? एक हाँ, बी नहीं, प्रत्येक की भूमिका के अनुसार उत्तरदायित्व तय होगा। सी केवल पुलिस तय करेगी। डी केवल मुख्य आरोपी को सजा मिलेगी। उत्तर बी। प्रश्न 3, धारा 3(9) का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सभी को समान सजा देना। बी प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और उत्तरदायित्व अलग अलग निर्धारित करना। सी जमानत देना। डी गिरफ्तारी करना। उत्तर बी। याद रखने की ट्रिक, एक घटना अलग भूमिका अलग जिम्मेदारी, या जिसका जैसा कार्य उसकी वैसी जवाबदेही। निष्कर्ष, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(9) ये सिद्धांत स्थापित करती है कि एक ही घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को बिना विचार किए समान रूप से दोषी नहीं माना जा सकता। कानून प्रत्येक व्यक्ति के कार्य, एक्ट, आशय, इंटेंशन, जानकारी, नॉलेज और भूमिका, रोल का अलग अलग मूल्यांकन करता है। इसी आधार पर उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय की जाती है। यह उपधारा न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता, समानता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मजबूत बनाती है।